So friends, now we are going to start with the law of DMU. लेकिन बिफोर स्टार्टिंग लॉ ऑफ DMU मैं तुम लोग को पहले लॉ का मतलब समझाता हूँ। स्टूडेंट्स, जैसे साइंस में तुम लोगों ने लॉज पढ़े हैं उसी तरह इकोनॉमिक्स में भी लॉ होते हैं। साइंस के लॉ जैसे ग्रेविटेशनल लॉ, न्यूटन लॉ वैसे तुमने पढ़ा होगा स्कूल लेवल में, उसी तरह इकोनॉमिक्स के भी लॉ और कुछ नहीं होता है, कुछ सर्टेन बिहेवियर होता है जो पूरे यूनिवर्स में अप्लाई होता है। मीन्स सब जगह पे तुम्हें जो चीज़ देखने मिलती है उसको ये लोग लॉ बना देते। जैसे ग्रेविटेशन की बात ले लो, ग्रेविटेशन का लॉ सिर्फ इंडिया में अप्लाई होता है ऐसा तो नहीं। तुम वर्ल्ड के कोई भी कोने में जाओ तो तुम नोटिस करोगे कि वहाँ पर वो लॉ काम कर रहा है। इन द सेम मैनर इकोनॉमिक के लॉ और कुछ नहीं है, तुम्हें बताएंगे कि एक सर्टन बिहेवियर है जो पूरी दुनिया में देखा गया है। जैसे कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें यूटिलिटी स्केड्यूल एक्सप्लेन किया था। यूटिलिटी स्केड्यूल में मैंने बताया था एक बाजू यूनिट्स और दूसरी बाजू मार्जिनल यूटिलिटी। उसके अंदर मैंने बताया जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ते जाते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। फर्स्ट पे तुम्हें 10 मिला, सेकंड पे तुम्हें 8 मिला, थर्ड पे तुम्हें 6 मिला, फोर्थ पे तुम्हें 4 मिला, फिफ्थ पे तुम्हें 2, 6 पे 0, 7 पे -2। अभी इसका एक्सप्लेनेशन मैं पहले दे चुका हूँ कि ऐसा क्यों होता है, और फिर से और एक बार बता देता हूँ। जब भी कोई चीज़ पर्सन को नहीं मिली होती है तो फर्स्ट टाइम उसका सेटिस्फैक्शन जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा होता है, एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन। इसलिए फर्स्ट में मैंने 10, लेकिन वो चीज़ अगर एक बार मिल जाती है तो तुम्हारा सेटिस्फैक्शन जो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर जो दूसरे प्रोडक्ट में होगा वो कम होते जाएगा। और सिर्फ ये एक दो प्रोडक्ट में नहीं होता, जितने भी प्रोडक्ट्स तुम देखोगे सारे प्रोडक्ट में ये तुम्हें देखने मिलेगा कि यूनिट्स जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तुम्हें सेटिस्फैक्शन कम मिलते जाते हैं। लेट्स फॉर टेक एन एग्जाम्पल, नया शर्ट तुमने परचेज किया। जब भी तुमने शर्ट फर्स्ट टाइम पहना तो तुम्हारा एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, तुम्हें यूटिलिटी ज़्यादा मिलती है। सेकेंड टाइम कम हो जाती है, थर्ड टाइम और कम हो जाती है। ऐसे ही वो शर्ट का जो एक्साइटमेंट लेवल है वो क्या होता है, कम होता है। और एक टाइम आता है जब भी तुम बोलते हो कि बस हो गया, आई एम सेटिस्फाइड, अभी मुझे नया शर्ट परचेज करना है। शर्ट की बात करो, वॉच की बात करो, कोई भी चीज़ की बात करो, तुम ये चीज़ नोटिस करोगे कि टाइम के साथ वो कम होते जाता है। यही चीज़ जो है वो मैं यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ। जैसे यूनिट्स ऑफ कमोडिटी इंक्रीज होगा, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होते जाता है, कम होते जाता है। और जैसे यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कम होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। यही चीज़ को बोला जाता है लॉ ऑफ DMU। मीन्स यूनिट्स को बढ़ेगा तो तुम देखोगे कि ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर है कि उसको यूटिलिटी कम मिलेगी, और यूनिट्स कम होगा तो उसको यूटिलिटी ज़्यादा मिलेगी। सेकेंड पार्ट जो मैं बता रहा हूँ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कम होना, उसको तुम नीचे से देख सकते हो। मीन्स जितना तुम्हें कम मिलेगा, अभी 7 पे -2 था तो मैं बोल रहा हूँ कि सोचो 7 नहीं तुम्हें 4 ही मिला तो -2 से यूटिलिटी बढ़ गई, 4 मिलेगी। और कम मिलेगा मीन्स कोई चीज़ तुम्हें कम मिलते जाएगी तो वो चीज़ की वैल्यू तुम्हारी नज़र में ज़्यादा होगी, और कोई चीज़ ज़्यादा मिलते जाएगी तो वो चीज़ की वैल्यू तुम्हारी नज़र में कम होते जाती है। ये जनरल साइकोलॉजिकल बिहेवियर, यही जनरल साइकोलॉजिकल बिहेवियर मैंने यहाँ पर लिखा, उसी को बोला जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अभी ये डिमिनिशिंग क्यों, क्योंकि यूटिलिटी क्या हो रहा है, मार्जिनल कम हो रहा है, इसलिए नाम पड़ गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो जैसे मैंने तुम्हें बताया साइंस के लॉ है जो तुम्हें सब जगह पे अप्लाई होते हुए दिखा देंगे, उसी तरह ये इकोनॉमिक के लॉ है जो तुम्हें सारे कंज्यूमर में दिखाई देते हैं कि कंज्यूमर इसी तरह करते हैं। अभी ये लॉ को हमें प्रूफ करना है, और प्रूफ करने के लिए सर्टेन स्टेप्स है। सो लेट्स स्टार्ट विद द लॉ ऑफ DMU विद इट्स स्टेप्स। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द लॉ ऑफ DMU। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्रोडक्ट के यूनिट्स अगर तुम्हें ज़्यादा मिलते हैं तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कोई भी प्रोडक्ट से मिलने वाले यूनिट्स कम होंगे तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ये देखो मैं तुम्हें और एग्जांपल देता हूँ। ऐसा सोचो कि तुमने नया शर्ट परचेज किया। अभी ये शर्ट को जब भी तुम पहली बार पहनोगे तो तुम्हारा सेटिस्फेक्शन क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे उसको बार बार पहनते जाओगे तो सेटिस्फेक्शन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यही चीज़ यहाँ पर बता रहे कि कोई भी चीज़ के यूनिट्स ज़्यादा मिलते हैं। अभी मैंने शर्ट का एग्जांपल दिया, नई वॉच तुमने परचेज़ की, या फिर खाने की कोई चीज़ जो तुम्हारी फेवरेट थी वो फर्स्ट टाइम जैसे खाते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी XYZ चीज़ तुम्हारी बहुत फेवरेट थी, तो वो चीज़ का जब एक बाइट मिलता है ना तो सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है।
पर जैसे जैसे तुम नोटिस करो कि उसको कंज्यूम ज़्यादा करते जाओगे, यूनिट्स उसकी बढ़ते जाएंगे, तो सेटिस्फेक्शन क्या होता जाएगा, कम होते जाएगा। और उसी का उल्टा है, उल्टा मतलब अगर वो चीज़ तुम्हें जैसे कम मिलती है तो तुम्हारा सेटिस्फेक्शन अभी भी ज़्यादा ही होता है। तो तुम कोई भी सिचुएशन में देखोगे, जैसे कि मैंने शर्ट का एग्जांपल दिया, वॉच का एग्जांपल दिया, खाने की चीज़ का एग्जांपल दिया, इवन ऐसा सोचो कि तुम नई बाइक परचेस करवा लो, अगर वो बाइक तुम्हारी पहली बाइक है तो तुम्हारा सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन सोचो तुम्हारे पास पहले से ही 10 से 8 स्पोर्ट्स बाइक है और कोई तुम्हें कोई बाइक देगा तो सेटिस्फेक्शन क्या होगा, कम होगा। ये चीज़ जो तुम सब जगह पे नोटिस करते हो उसको मैंने तुम्हें बताया लास्ट पार्ट में, क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डीएम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग का मतलब कम होना, क्या कम हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी। और क्यों कम हो रहा है, क्योंकि उसके यूनिट्स बढ़ते जाते हैं। अब स्टूडेंट ये लॉ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट। देखो इकोनॉमिक्स में देयर आर 3 लॉ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई। ये 3 लॉ में से एक लॉ एग्जाम में आता ही टिल नाउ, 8 मार्क के लिए ये लोग पूछते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर। ये 3 लॉ में से एक लॉ हर साल आता ही है, और कभी कभार तो 2 लॉ पूछते हो। सो वो तो कोइंसिडेंस है। सो अभी ये लॉ ऑफ डीएमयू को पढ़ेंगे कैसे, तो इसके स्टेप्स मैंने बनाए। ये स्टेप वाइज तुम उसको याद करो तो बहुत ईजी, तुम्हें इसको 6 स्टेप में याद करना है। सबसे पहला स्टेप इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब लॉ के बारे में बताया किसने। सो मैंने यहाँ पे लिखा है, लॉ वॉज फर्स्ट प्रपोज बाय मिस्टर गॉसन। गॉसन करके जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले इस लॉ को लोगों के सामने लाया, मीन्स इस तरह का बिहेवियर लोगों के सामने लाया कि ह्यूमन के पास जो भी चीज़ ज़्यादा होगी उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या होगी, कम, और ह्यूमन के पास जो चीज़ कम होगी उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या होगी, ज़्यादा। लेकिन वही लॉ को वो डिटेल में प्रूफ नहीं कर पाए, उसको डिटेल में प्रूफ किया था प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। मीन्स लॉ को लोगों के सामने किसने लाया, गॉसन, लेकिन डिटेल में लोगों को प्रूफ करके किसने बताया, अल्फ्रेड मार्शल। उन्होंने बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में, उसके अंदर ये लॉ को लिखा हुआ। सो अभी तुम्हें यहाँ पर 2 इंफॉर्मेशन याद रखनी। फर्स्ट, किसने लॉ लाया, मिस्टर गॉसन, और डिटेल में किसने किया, अल्फ्रेड मार्शल। कौन सी बुक, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, और पब्लिश हुआ 1890। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी जो हम पढ़ रहे हैं वो यूनिवर्सल, वो है ना, इसे यूनिवर्सल मतलब यूजुअली तुम क्या देखोगे, सारे प्रोडक्ट के केस में ऐसा अप्लाई होगा। मैंने तुम्हें अभी बताया शर्ट के केस में अप्लाई होता है, वॉच के केस में अप्लाई होता है, शू के केस में अप्लाई होगा, बाइक के केस में अप्लाई होगा, खाने की कोई भी चीज़ के केस में तुम देखोगे ये अप्लाई होते हुए तुम्हें दिखेगा। मेजोरिटी ऑफ केसेस में यू विल सी कि ये लॉ काम कर रहा है, हेंस इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल। सो द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी इज यूनिवर्सल इन नेचर, इट इज बेस्ड ऑन कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर। ये कॉमन है, ऐसा नहीं है कि ये सिलेक्टेड लोगों के अंदर होता है, ये सबके अंदर तुम नोटिस करोगे। हेंस इट इज नथिंग बट अ कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर। सो इसके अंदर मैंने 3 इंफॉर्मेशन बताई हुई है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन, लॉ दिया किसने, सेकेंड वो यूनिवर्सल है, थर्ड एक कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर बताता। यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है, दैट इज इंट्रोडक्शन। अभी हम लोग कंटिन्यू करते हुए था स्टेटमेंट कि ये लॉ को अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी बुक में कैसे लिखा था। देखो जो वर्ड्स का यूज वैसे इकोनॉमिस्ट करते, बड़े इकोनॉमिस्ट, वही वर्ड्स हम लोग यहाँ पे लिखे और उसको बोला जाता है स्टेटमेंट। सो हम लोग स्टेटमेंट को समझते। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टेटमेंट। इंट्रोडक्शन तो हमारा हो गया, लॉ बताया किसने था। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट मीन्स वर्डिंग्स जो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने यूज़ किए थे ये लॉ को प्रूव करने के लिए। जो भी वर्ड्स इकोनॉमिस्ट यूज करते कोई भी लॉ को प्रूव करने के लिए इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट। यहाँ पर अल्फ्रेड मार्शल ने लॉ ऑफ डीएमयू डेवलप किया है, इसीलिए देखो स्टार्टिंग में लिखा जा रहा है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, मीन्स अल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। अभी ये 4 वर्ड का मीनिंग मैं अभी नहीं, जब भी मैं ये 4th पॉइंट एक्सप्लेन करूँगा ना तभी मैं बताऊँगा, लेकिन उसके आगे का पार्ट जरा पढ़ते हैं। द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स। एडिशनल बेनिफिट का मतलब मैंने तुम्हें क्या सिखाया, याद करो। मैंने तुम्हें बताया कि 2 टाइप की यूटिलिटी होती है, एक होती है टोटल, दूसरी मार्जिनल।
मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा, एडिशनल, जो एक्स्ट्रा कंज्यूम करने पे मिलता है। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, मीन्स जो एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिलेगी किसको? पर्सन को। द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स, मतलब वो लोग किसकी बात कर रहे हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। फ्रॉम इंक्रीज इन अ स्टॉक ऑफ ए थिंग। अभी स्टॉक ऑफ ए थिंग का मतलब क्या होता है? दे आर टॉकिंग अबाउट यूनिट्स। किसके? कमोडिटी के। स्टॉक ऑफ ए थिंग मतलब कमोडिटी के यूनिट्स। तो देखो अभी स्टेटमेंट को पढ़ता हूं। द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, फ्रॉम इंक्रीज इन अ स्टॉक ऑफ ए थिंग की जगह पे वर्ड क्या डालो? यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, तो और इजी हो जाएगा। देखो फ्रॉम इंक्रीज इन दी यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, तो तुम देखो कि यूनिट्स ऑफ कमोडिटी जैसे इंक्रीज हो रहा है तो उसको एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है। वो क्या हो रहा है? पहले 10 था, बाद में 8 हुआ, बाद में 6 हुआ, मीन्स कम हो रहा है। तो देखो वही वर्ड लिखा है, डिमिनिशेस। द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम इंक्रीज इन अ स्टॉक ऑफ ए थिंग क्या होगा? डिमिनिश होगा। जब भी तुम स्टॉक को बढ़ाओगे तो ये वाला एडिशनल बेनिफिट है ना, कम होते जाएगा। अभी लास्ट लाइन को समझते हैं। विथ एवरी इंक्रीज इन स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज, जितना उसके पास था उससे ज्यादा स्टॉक बढ़ाया तो यूटिलिटी कम होगा, लेकिन कितना कम होगा? जितना पहले था ना उससे कम होगा। ये स्टेटमेंट का मीनिंग है। देखो सोचो तुम्हारे पास 2 यूनिट्स है। अभी 2 यूनिट पे तुम्हें यूटिलिटी कितना मिल रहा है? 8। अभी 2 पे 8 मिल रहा है ना, सो मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ ए थिंग मतलब यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। सो ये लाइन को मैं कवर कर रहा हूँ। सो 2 पे मैंने इंक्रीज कर दिया तो क्या हो गया? 3 पे मिलने वाला एडिशनल बेनिफिट, द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स, सो ये लाइन भी कवर हो गई। क्या और ये 6। सो 2 तुम्हारे पास स्टॉक था, 2 के स्टॉक पे तुम्हें यूटिलिटी मिल रहा था 8 और उसको उन्होंने बोला इंक्रीज करो, तो मैंने 2 से 3 किया। अभी 3 करने पे जो एडिशनल बेनिफिट मिल रही है वो 8 से 6 हो गई। मतलब क्या हुई? कम हुई। कितनी कम हुई? जितनी पहले थी उससे तो कम ही हुई है। पहले कितनी थी? 8। तो वो लोग ने वही लिखा है, विथ एवरी इंक्रीज इन अ स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज, तो उसके पास पहले से जितना था ना उससे जब भी तुम स्टॉक बढ़ाओगे तो कम ही आएगा। ये वो स्टेटमेंट का मीनिंग हो गया। सो दिस इज हाउ मैंने स्टेटमेंट को 4 पार्ट में ब्रेक करके जो लॉ है उसको सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश की। लॉ सिंपल लैंग्वेज में यही बता रहा है, यूनिट्स बढ़ते जाएंगे तो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होते जाएगा, और यूनिट्स कम होते जाएंगे तो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगा। सो लॉ वही बता रहा है, लेकिन यहाँ पे सर्टेन वर्ड्स का यूज किया है और एग्जाम में तुम्हें सेम टू सेम यही वर्ड्स लिखने हैं। तुम ओन वर्ड्स में स्टेटमेंट को नहीं लिख सकते। स्टेटमेंट इकोनॉमिस्ट के वर्ड होते हैं, उसको तुम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन यही स्टेटमेंट का जो मीनिंग बनता है वो तुम तुम्हारे लैंग्वेज में फ्रेम कर सकते हो। सो यहाँ पर मैंने तुम्हें स्टेटमेंट को भी कवर करके दे दिया। स्टेटमेंट एट लास्ट सिंपल लैंग्वेज में बता रहा है कि यूनिट्स बढ़ेगा तो यूटिलिटी कम होगा, यूनिट्स कम होगा तो यूटिलिटी बढ़ेगा। वही चीज को अल्फ्रेड मार्शल ने अपने वर्ड्स में बताया। अभी इसके अंदर ये 4 वर्ड रिमेनिंग है, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। ये 4 वर्ड मैं अजम्पशन करके जो टॉपिक है ना उसमें कवर करूंगा। पहले मैं तुम्हें अजम्पशन एक्सप्लेन करूंगा और फिर मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा कि मैं ये 4 वर्ड को तभी क्यों लिख रहा था। सो स्टेटमेंट कवर हो गया, इंट्रोडक्शन कवर हो गया। अभी हम एक्सप्लेनेशन पे आते हैं कि ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है उसका मीनिंग क्या बनता है नॉर्मल वर्ड्स में, वो समझ लेते हैं। वैसे तो हम समझ चुके हैं, लेकिन स्टिल वो वर्ड्स जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में यूज किया ना, मैं उसी को थोड़ा रिपीट करूंगा। सो लेट्स कंटिन्यू विद द एक्सप्लेनेशन। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड पार्ट, दैट इज एक्सप्लेनेशन। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन और स्टेटमेंट कवर कर दिया। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा? एक्सप्लेनेशन में उन्होंने जो स्टेटमेंट लिखे थे वर्ड्स वाइज उसी को सिंप्लीफाई करके लिखा कि ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको सिंपल लैंग्वेज में उसका मतलब क्या बनता है। In other words, marginal utility that any consumer derives from successive unit of a particular commodity goes on diminishing. तो ये लोग क्या कह रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी जो कंज्यूमर को मिलता है और सक्सेसिव यूनिट मतलब कंटिन्यूस कंज्यूम करने से जो यूटिलिटी मिलता है वो क्या होते जाएगा? डिमिनिश होते जाएगा। जिसका मतलब यही बनता है
कि यूनिट्स जैसे तुम कंटिन्यूस कंज्यूम करते जाओगे तो यूटिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उन्होंने जो स्टेटमेंट के वर्ड्स थे उसी को सिंप्लीफाई किया। मार्जिनल यूटिलिटी जो एक कंज्यूमर को मिलता है कंटिन्यूस कंज्यूम करने पे वो कम हो जाएगा। दैट एनी कंज्यूमर डिराइव फ्रॉम सक्सेसिव, सक्सेसिव का मतलब कंटिन्यूस कंजम्पशन यूनिट ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग। और ये लॉ हमें सिंपल लैंग्वेज में क्या बता रहा है, द मोर यू हैव द लेस यू वांटेड। कोई भी चीज जितनी ज्यादा तुम्हें मिलती है ना उतनी ही वो चीज की इच्छा क्या होती है, कम होती है। और ऐसे असली लाइफ में ऐसा होता है। आज अगर कोई चीज मेरे पास बहुत ज्यादा है तो फिर उस चीज का जो क्रेजीनेस बोलो या वो चीज लेने की इच्छा जो होती है वो कम हो जाती है। बस वही चीज को ये लोग बता रहे। सो मैंने तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में बताया कि लॉ एक्सप्लेन किसने किया। आफ्टर दैट स्टेटमेंट में वर्ड्स क्या यूज किए थे, फिर वो वर्ड्स का मीनिंग क्या बनता है। हमने 3 पार्ट कवर कर दिए। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स अजम्पशन। तो ये 3 पार्ट कवर हो चुके। सो लेट्स स्टार्ट विद द अजम्पशन। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने 3 पार्ट कंप्लीट कर दिए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद 4th पार्ट, दैट इज अजम्पशन। स्टूडेंट्स, हम इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस को सिंप्लीफाई करने के लिए अजम्पशन का यूज किया जाता है। अजम्पशन क्या करते हैं, चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं। अजम्पशन और कुछ नहीं होता सिंपल लैंग्वेज में, देयर आर सर्टन कंडीशन, कुछ शर्त होती है तभी ही वो लॉ काम करता है। तो हमें देखनी ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जब ये लॉ काम करता है। देयर आर टोटल 8 कंडीशंस जो तुम्हारे सिलेबस में पुटअप की गई। तो ये 8 शर्त जब भी पूरी होगी तो ही तुम्हें दिखाई देगा ये वाला लॉ काम करते हो। कौन सा लॉ, कि यूनिट्स बढ़ेगा तो यूटिलिटी क्या होगा, कम होगा। और मैंने उसका टेबल भी बना के रखा है यहाँ पर। सो तुम एक एक करके अभी हम लोग ये सारे अजम्पशन को समझेंगे। अजम्पशंस कंडीशन, शर्त है कुछ, वो शर्त अगर पूरी हुई तो तुम्हें लॉ काम करते हुए दिखाई देगा, बट अगर वो शर्त पूरी नहीं हुई तो लॉ काम नहीं करेगा। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट अजम्पशन, रैशनैलिटी। रैशनैलिटी का मतलब क्या होता है? रैशनैलिटी का मतलब पर्सन जो नॉर्मल है और अपने बारे में सोचता है। अभी बट ऑब्वियस है, नॉर्मल पीपल के केस में ही तुम्हें इस तरह का बिहेवियर मिलेगा। अब नॉर्मल पीपल के केस में ऐसा बिहेवियर नहीं मिलेगा। अब नॉर्मल का मतलब जो मेंटली प्रॉपर नहीं होता, जिसको हम लोग मेंटली अब नॉर्मल बोलते हैं। अगर मैं कोई मेंटली अब नॉर्मल पर्सन मतलब पागल इंसान को पूछूं कि फर्स्ट यूनिट पे कितना मिला, तो वो तो बोलेगा कि फर्स्ट पे मुझे 10 नहीं, मेरे को 10,000 मिला। फिर मैं उसको पूछूंगा सेकेंड पे तुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिला, तो वो कुछ भी बोलेगा। अभी वो पर्सन के केस में हम लॉ समझ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि राइट नाउ जो पर्सन मुझे ये इंफॉर्मेशन दे रहा है वो पर्सन ही केपेबल नहीं है जज करने के लिए। इसीलिए शर्त अप्लाई होती है कि लॉ सिर्फ नॉर्मल पीपल पे काम करेगा। अब नॉर्मल पीपल पे काम नहीं करेगा। अब नॉर्मल पीपल से हमें टेबल ही नहीं मिलेगा परफेक्ट वाइज। क्यों? क्योंकि अब नॉर्मल पीपल हमें इंफॉर्मेशन राइट दे नहीं सकते और मेंटली जज नहीं कर सकते। इसीलिए बोला जाता है कि पहली शर्त ये है कि जब ये लॉ हम पढ़े तो सिर्फ नॉर्मल पीपल को स्टडी करेंगे। दूसरी शर्त है कार्डिनल मेजर। मैंने तुम्हें बताया था कि यूटिलिटी क्या है, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, मीन्स आदमी के दिमाग में होता है। अभी हमें उसको स्टडी करना था, एनालाइज करना था, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, यूटिलिटी को नंबर में मेजर करना स्टार्ट किया। ये यूटिलिटी को नंबर में मेजर करने का जो मेथड है उसको बोला जाता है कार्डिनल मेजर। बिकॉज मैं नंबर में मेजर कर रहा हूँ, व्हेनेवर आई मेजर एनीथिंग इट विल बी कॉल्ड एज कार्डिनल मेजर। सो यहाँ पर भी मुझे यूटिलिटी को कार्डिनल मेजरमेंट करना पड़ेगा और ये एक ज़रूरी है। क्यों? अगर मैं कार्डिनल मेजरमेंट नहीं करता और मेरे पास नंबर ही नहीं होते तो फिर मैं इस तरह का बिहेवियर बता ही नहीं सकता। अगर मेरे पास नंबर ही नहीं होते तो मैं थोड़ी नहीं बोल सकता कि यूनिट्स बढ़ने पे यूटिलिटी कम हो रही। ये तो मेरे पास नंबर है तो नंबर को दिखाकर बोल सकता हूँ देखो पहले 10 था अभी 8 है, मतलब कम हो रहा है। सो लॉ को प्रूव करने के लिए मुझे नंबर्स की ज़रूरत लगेगी और ये नंबर्स का मतलब मैं यूटिलिटी के अंदर कार्डिनल मेजरमेंट का यूज़ करके ये नंबर्स को फाइंड आउट करूँ। सो पहली शर्त क्या बोली थी कि पर्सन नॉर्मल होना चाहिए। दूसरी शर्त बोली कि जब ये लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं तभी तुम्हें मेजरमेंट कौन सा करना होगा, कार्डिनल मेजरमेंट करना होगा, जिसके दम पर
तुम यूटिलिटी को मेजर कर पाओगे नंबर्स में, और नंबर में मेजर करके तुम बता सकते हो कि लॉ काम कर रहा है। थर्ड पॉइंट, होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब होता है जब भी ये लॉ हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो प्रोडक्ट रहेगा वो होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस का मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक सेम होना चाहिए। बीच में अगर कोई भी चेंजेस हुआ तो ये लॉ काम नहीं करेगा। लॉ को काम करने के लिए प्रोडक्ट को स्टार्ट से लेके एंड तक सेम रखना पड़ेगा। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम प्रोडक्ट को चेंज करते तो क्या हो जाता है। सोचो मैं यहाँ पर ये जो स्टडी या टेबल बना चुका हूँ वो है जूस का, कोई ग्लास का, कि फर्स्ट ग्लास ऑफ जूस मैंने पिया तो मुझे 10 यूटिलिटी मिली, सेकेंड ग्लास ऑफ जूस मैंने पिया तो मुझे 8 यूटिलिटी मिली। अभी ऐसा सोचो कि स्टार्टिंग में जो फर्स्ट ग्लास तुम्हें जूस दिया गया था, ऐसा सोचो कि वो करेले का जूस था और पहला ग्लास करेले का जूस होगा 10 और सेकेंड तुम्हारा फेवरेट आया जैसे कि ऑरेंज, तो तुम मुझे बताओ यूटिलिटी 10 से कम होगी कि बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। इससे समझ में ये आता है कि मैंने बीच में प्रोडक्ट को चेंज किया तो यूटिलिटी कम होने की जगह पर बढ़ गई। इसीलिए लॉ ऐसा बोलता है प्रोडक्ट स्टार्ट से लेके एंड तक सेम रखो। लेकिन ये टेबल अगर मैंने स्टार्ट करेले के जूस से नहीं किया होता, मैंने स्टार्ट किया होता ऑरेंज जूस से, सो फर्स्ट पे अगर मुझे 10 मिलता है तो सेकेंड पे 8 ही मिलेगा। अगर मैं कंटिन्यूसली एक ही टाइप के प्रोडक्ट को कंज्यूम करूंगा तो यूटिलिटी कम होगी। बीच में कोई दूसरा प्रोडक्ट आ जाएगा तो यूटिलिटी कम होने की जगह पर बढ़ सकती है। तो प्रोडक्ट होमोजीनियस होना चाहिए। अब तक मैंने तुम्हें 3 शर्त बताई। फर्स्ट, प्रोडक्ट नॉर्मल होना चाहिए। सेकेंड, हमें यूटिलिटी को नंबर में मेजर करना पड़ेगा तो लॉ दिखाई देगा काम करते हुए। थर्ड, जब भी हम लोग ये लॉ को स्टडी कर रहे तो उसके अंदर जो कमोडिटी है वो स्टार्ट से लेकर एंड तक हम लोग सेम रखेंगे। फोर्थ इज कंटिन्यूटी। जब भी हम लोग ये टेबल डेवलप कर रहे हैं ना तो गैप नहीं होना चाहिए। एक बार ऐसा सोचो कि ये टेबल मैंने वड़ा पाव का बनाया और तुमने पहला वड़ा पाव सुबह को खाया जिससे तुम्हें 10 यूटिलिटी मिली, और फिर 8 घंटे के बाद दूसरा वड़ा पाव खाया, तो तुम क्या देखोगे कि दूसरे वड़ा पाव में यूटिलिटी कम होने के चांसेस नहीं है। यूटिलिटी या तो उतनी रहेगी या तो ज़्यादा रहेगी, बट कम नहीं होगी। क्यों? 8 घंटे के गैप के अंदर जितना तुम्हारा भूख शांत हुआ था पहले एक कंज्यूम करने के बाद, वो वापस क्रिएट हो गया। जैसे कि तुमने पहला वड़ा पाव कंज्यूम किया तो तुम्हारी भूख कम हो गई थी, लेकिन 8 घंटे का गैप आ गया तो वापस तुम्हारी भूख उतनी क्रिएट हो गई और फिर तुम्हें यूटिलिटी ज़्यादा मिलेगी। और ऐसा इसलिए हो रहा है, बीच में गैप आ रहा है। सो ये लोग ने क्या बताया हुआ है कि स्टार्ट से लेके एंड तक जो प्रोडक्ट हम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें गैप नहीं होना चाहिए। अगर फर्स्ट वड़ा पाव मैं अभी खाता हूँ, सेकेंड वड़ा पाव उसी के बाद खाना होगा, थर्ड वड़ा पाव भी उसी के बाद खाना होगा, तो ऐसा कंटिन्यूस कंज्यूम करूंगा और बीच में गैप नहीं होगा तो तुम्हें लॉ काम करते हुए दिखाई देगा। अदरवाइज यहां पर यूटिलिटी कम होने की जगह पर बढ़ सकती है। नंबर 5, प्रोडक्ट रीजनेबल साइज का होना चाहिए। रीजनेबल का मतलब काफी बड़ा भी नहीं और काफी छोटा भी नहीं। काफी बड़ा क्यों नहीं? अगर सोचो प्रोडक्ट बहुत बड़ा रहा और एक में ही सब कुछ खत्म हो जाता है, तो एक यूनिट तुम कंज्यूम करते हो और एक में ही तुम्हें 10 यूटिलिटी मिलती हो, तुम बोलते हो कि अभी मुझे दूसरा नहीं चाहिए। क्या ये खाली 10 नंबर से तुम बता सकते हो ये यूटिलिटी कम हो रही है कि बढ़ रही है? नहीं। सो अगर कभी भी हम लोग बड़े प्रोडक्ट को लेंगे तो एक में ही वो सारी चीज़ खत्म हो जाएगी और हम लॉ को प्रूफ नहीं कर सकते। तो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिसको मैं एक बड़े लेवल पे कंज्यूम ना करूं, लेकिन स्मॉल लेवल पे 2-3 कंज्यूम करूं। 2-3 कंज्यूम करूंगा तो मुझे यूटिलिटी कम होते हुए दिखाई देगी और मैं प्रूफ कर सकता हूँ। बट अगर एक में ही मैं कंज्यूम करूंगा तो फिर ये क्लैरिफाई नहीं होगा कि यूटिलिटी कम हो रही है कि नहीं। इसीलिए इन्होंने बताया हुआ है कि प्रोडक्ट काफ़ी बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा भी नहीं होना चाहिए बहुत। अगर बहुत छोटा हुआ तो यूटिलिटी पे असर ही नहीं पड़ेगा, बड़ा हुआ तो एक में ही खत्म हो जाएगा, बट छोटा हुआ तो भी प्रॉब्लम है। जैसे कि सोचो कि मैं तुम्हें यहाँ पर 1 यूनिट ऑफ कमोडिटी जो दे रहा हूँ वो 1 चम्मच भर पानी है, तो भी मैं 1 चम्मच भर पानी तुम्हें देता हूँ और तुम्हें यूटिलिटी मिलती है 10, तो दूसरे पे तुम्हारी यूटिलिटी कम नहीं होगी, उल्टी और बढ़ जाएगी। बिकॉज 1 चम्मच पानी तुम्हारी इंटेंसिटी पर अफेक्ट ही नहीं करती, तुम्हारी वांट को जरा भी असर नहीं डालेगी, उल्टा इंसान का एक्सपोर्टेशन बढ़ जाएगा कि अभी और पानी मिलेगा और जिससे यूटिलिटी बढ़ सकती है। सो ऐसे केसेस में तुम क्या देखोगे, लॉ काम नहीं कर रहा है।
तो मैंने तुम्हें बताया बहुत बड़ा प्रोडक्ट होगा तो एक में ही खत्म हो जाएगा, और एक में खत्म हो गया तो समझेगा नहीं। बहुत छोटा हुआ तो प्रॉब्लम ये है कि असर ही नहीं पड़ेगा, और असर न पड़ने के कारण यूटिलिटी कम नहीं होगी, उल्टी बढ़ भी सकती है। सो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जहां पर हम 2-3 क्वांटिटी में कंज्यूम कर सकें, और स्टैंडर्ड साइज का हो। स्टैंडर्ड साइज का मतलब ऐसा कि जिससे तुम्हारी यूटिलिटी पे असर भी पड़े और तुम उसको 3-4 क्वांटिटी कंज्यूम भी कर सको, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड साइज। पॉइंट नंबर 6 दैट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि जब भी ये लॉ को हम स्टडी कर रहे हैं और जो पर्सन से ये टेबल डेवलप कर रहे हैं वो पर्सन का बिहेवियर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर पर्सन का बिहेवियर चेंज हो गया बीच में तो ये लॉ काम करते हुए नहीं दिखाई देगा। लेट्स फॉर टेक एन एग्जांपल कि तुम्हारी मॉम तुम्हें एक कोई फ्रूट ऑफर करती जो तुम्हें ज़रा भी पसंद नहीं, उसका स्मेल ही तुम्हें बहुत बुरा लगता है, बट तुम्हारी मॉम तुम्हें बोलती है एक बार खा के तो देखो। तो जब भी तुम्हारी मॉम ने तुम्हारी आंखों के सामने वो कमोडिटी रखी और तुम्हें पूछा तुम्हें कितना यूटिलिटी मिलता है, तो तुम्हें उसकी स्मेल पसंद नहीं थी, इसलिए तुमने तुरंत बोल दिया कि 0, मुझे ज़रा भी यूटिलिटी नहीं मिल रही, मुझे ये पसंद ही नहीं है। सो स्टार्टिंग में ये प्रोडक्ट तुम्हें पसंद नहीं था और तुम्हें 0 यूटिलिटी मिलती थी, राइट। लेकिन एक बार तुम्हारी मॉम के कहने पे तुमने उसको टेस्ट किया, सोचो तुम्हारा टेस्ट चेंज हो गया, पहले जो चीज़ पसंद नहीं थी वो पसंद आने लगी और तुम्हें अच्छा लगा। तो तुम मुझे बताओ सेकेंड पे तुम्हें यूटिलिटी कम मिलेगी कि ज़्यादा हो जाएगी। 0 से बढ़कर 2-3 में कन्वर्ट हो सकती है। और ये क्यों हुआ? जस्ट बिकॉज जो चीज़ तुम्हारी पहले तुम्हें पसंद नहीं थी आज वो पसंद आने लगी। इससे पता ये चलता है कि अगर तुम्हारा बिहेवियर चेंज होता है बीच में तो लॉ काम नहीं करेगा। अभी फर्स्ट यूनिट पे तुम्हें जैसे मैंने बताया कि तुम्हें इतनी यूटिलिटी मिल रही है, जैसे ही तुम उसको सेकेंड कंज्यूम कर रहे हो तो तुम्हारी यूटिलिटी बढ़ रही है। क्यों? फर्स्ट में तुम्हें वो पसंद नहीं था, सेकेंड में भी वो पसंद आने लगा। सो ये लोगों ने शर्त रखी है कि जिसका हम टेबल डेवलप कर रहे हैं उसका बिहेवियर कांस्टेंट हो, चेंज ना हो। नंबर 8 डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी का मतलब वो मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्रोडक्ट बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट बहुत बड़ा रहा तो एक में ही सब खत्म हो जाएगा। हम प्रोडक्ट को स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर सकें। स्मॉल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो फायदा क्या होगा? हम एक एक करके उसको कंज्यूम कर पाएंगे और फिर हम लोग यूटिलिटी का बिहेवियर स्टडी कर पाएंगे। बट अगर प्रोडक्ट बड़ा होगा तो एक में ही खत्म हो जाएगा और हमें दूसरे की ज़रूरत शायद ना पड़े, और दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो फिर एक के दम पर हम टेबल से प्रूफ कुछ भी नहीं कर सकते। तो प्रोडक्ट डिविजिबल होना चाहिए। डिविजिबल होने से हम बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं। लास्ट इज सिंगल वांट। ये प्रोडक्ट जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं वो हमारी एक ही वांट को फुलफिल करे। एक से ज़्यादा वांट को अगर वो फुलफिल करने गया तो शायद यूटिलिटी बढ़ सकती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताऊं, यहाँ पर जो कमोडिटी हम लोग पढ़ रहे हैं वो है पनीर। अभी सबसे पहले तुमने पनीर के दम पर पनीर चिली ड्राई बनाया और जिसमें तुम्हें फर्स्ट यूनिट पे 10 यूटिलिटी मिली क्योंकि तुम्हें पनीर चिली ड्राई पसंद था। बट वही पनीर के दम पर अगर कोई दूसरा खाना बनाया जाता है वो भी तुम्हें पसंद होगा तो बट ऑब्वियसली सेकेंड पे तुम्हारी यूटिलिटी कम नहीं होगी, बढ़ सकती है। क्योंकि अगर वो तुम्हारा फेवरेट फूड रहा तो फिर यूटिलिटी बढ़ जाती है। यहाँ पर तुम क्या देख रहे हो कि पनीर को तुम एक जगह पर नहीं दूसरी जगह पर यूज़ कर लो। हाँ, अगर स्टार्टिंग में पनीर चिली ड्राई खाया था सेकेंड भी पनीर चिली ड्राई ही तुम खाओगे तो यूटिलिटी कम होगी। उसी तरह पानी का एग्जाम्पल ले सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल ले सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी फॉर एग्जाम्पल तुमने स्टार्टिंग के 1 घंटा यूज़ किया फॉर वॉचिंग टीवी और फिर वही इलेक्ट्रिसिटी को तुम एसी में यूज़ करोगे तो यूटिलिटी शायद बढ़ सकती है। क्योंकि इतने टाइम से तुम टीवी में यूज़ कर रहे हो तो सोचो वो टाइम पे फ़ैन तुमने यूज़ नहीं किया और बाद में तुम्हें काफ़ी गर्म फील होता और तुमने एसी का यूज़ किया। अगर इस तरह तुम प्रोडक्ट के यूज़ को बदलोगे तो चांस है कि यूटिलिटी बढ़ सकती। इसीलिए इन्होंने शर्त क्या रखी है कि प्रोडक्ट को एक ही जगह पे यूज़ करो, सिंगल वांट। सो देयर आर टोटल 8 कंडीशन जो ज़रूरी है जब भी तुम लॉ ऑफ डीएमयू को प्रूव करते हुए देखना चाहते हो। पहला नॉर्मल पर्सन के ऊपर काम करेगा, नंबर्स में हमें मेजर करना पड़ेगा मतलब कार्डिनल मेजरमेंट। थर्ड, होमोजीनियस प्रोडक्ट रहना चाहिए स्टार्ट से लेके एंड तक। फोर्थ, बीच में गैप नहीं रहना चाहिए तो ही लॉ काम करेगा। फिफ्थ, रीजनेबल साइज का प्रोडक्ट होना चाहिए।
बहुत बड़ा प्रोडक्ट भी नहीं, बहुत छोटा प्रोडक्ट भी नहीं। सिक्स्थ, कंस्टेंसी। यहाँ पर बिहेवियर स्टार्ट से लेके एंड तक सेम हो, बीच में बिहेवियर चेंज होना, जैसे मैंने तुम्हें फ्रूट का एग्जांपल दिया। सेवेंथ, डिविजिबिलिटी। प्रोडक्ट डिवाइड हो सके वैसे प्रोडक्ट के अंदर हम ये देखेंगे। जो प्रोडक्ट डिवाइड नहीं हो सकते वो प्रोडक्ट में हमें शायद से क्या पता चलेगा कि एक में ही खत्म हो गया और उसमें लॉ को हम स्टडी सही से ना कर पाए। लास्ट इज सिंगल वन, प्रोडक्ट को एक ही जगह पे यूज कर। अभी ये सारी शर्त है जो फुलफिल करनी पड़ेगी तो लॉ काम करेगा। इसीलिए स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में क्या लिखते हैं, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, मीन्स बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रही। बाकी सारी कौन सी, ये सारी चीज कांस्टेंट का मतलब इसमें कोई चेंज नहीं हुआ तो लॉ काम करेगा। इसीलिए अल्फ्रेड मार्शल ने स्टार्टिंग में ही लिखा अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, मतलब उन्होंने पहले ही शर्त रख दी कि अगर बाकी सारी चीजें कांस्टेंट तुम्हें दिखाई देगी तो ही यूनिट्स बढ़ने पे यूटिलिटी कम होगा, अदरवाइज लॉ का काम करना पॉसिबल नहीं। सो दीज आर टोटल 8 कंडीशन जिसको हम अजम्पशन बोलते हैं, और ये अजम्पशन फुलफिल होंगे तो लॉ प्रूफ होगा, अदरवाइज लॉ तुम नहीं समझ पाओगे। अभी हम लोगों ने टोटल 4 स्टेप कंप्लीट कर दिए। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद 5th एंड 6th स्टेप। तो हम लोग 5th यूटिलिटी का स्केड्यूल डेवलप करेंगे, दैट इज टेबल, जो अभी राइट नाउ मैंने डेवलप करके रखा है, लेकिन हम लोग उसको थोड़ा अच्छे से डेवलप करेंगे। और यूटिलिटी कर्व, ये 2 चीज़ों को कंप्लीट करना है और उसमें से हमें कुछ इंफॉर्मेशन सीखनी है कि हमें क्या पता चला और ये 2 चीज़ों का यूज़ क्यों किया जाता है वो भी बताता हूँ। कोई भी चीज़ को लॉ में कन्वर्ट करने के लिए उसको प्रूफ करना पड़ता है, यू नीड टू गिव सम प्रूफ। अभी तुम लॉ बना रहे हो लेकिन प्रूफ नहीं करोगे तो लोग मानेंगे कैसे? तो प्रूफ करने के लिए ज़्यादातर लॉज के अंदर यू विल सी दे विल यूज टेबल एंड कर्व। इकोनॉमिक्स में हम लॉ को प्रूफ करने के लिए टेबल और कर्व का यूज करते हैं। टेबल और कर्व, ये 2 चीज़ों से हम लोगों के सामने ला सकते हैं कि देखो जो अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं या दूसरे इकोनॉमिस्ट बोलते हैं वो प्रूफ हो रहा है। इसीलिए हर लॉ के एंड में यू विल फाइंड देयर आर 2 थिंग्स, टेबल एंड कर्व। ये तो राइट नाउ मैं लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आफ्टर दैट जब भी मैं फ्यूचर में दूसरा लॉ भी पढ़ाऊंगा, ओवर देयर ऑल्सो यू विल सी दैट आई एम यूजिंग टेबल एंड कर्व। सो बिकॉज ऑफ दैट आई एम राइट नाउ एक्सप्लेनिंग 5th पार्ट एंड 6th पार्ट, दैट इज यूटिलिटी स्केड्यूल एंड यूटिलिटी कर्व. Now we have completed total 4 steps. Coming to 5th step, that is utility schedule. मैंने तुम्हें यूटिलिटी स्केड्यूल का मीनिंग एक्सप्लेन किया है। इट इज़ अ टेबल जिसके अंदर हम लोग यूनिट्स ऑफ कमोडिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, ये 2 चीज़ों को ड्रॉ करते हैं। और ये क्यों? क्योंकि इसी के दम पर हमें पता चलता है कि यूटिलिटी पे क्या इफेक्ट आता है। अब राइट नाउ हम लोग लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ रहे हैं और लॉ ऑफ डीएमयू को प्रूव करने के लिए वी विल रिक्वायर टेबल, और टेबल मैं तुम्हें पहले ही सिखा चुका। सो वंस अगेन रिकॉल करते हैं वो टेबल को, ताकि वो टेबल हमें याद रहे और हम उसके बेसिस पर समझ सकें। देखो, कोई भी चीज़ तुम्हें फर्स्ट टाइम मिलती है, व्हेनेवर यू गेट फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी ऑफ एनीथिंग, योर मार्जिनल यूटिलिटी विल बी मोर। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि फर्स्ट यूनिट पे यू आर गेटिंग 10। एज द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस, जैसे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 6, 7, जैसे जैसे ये इंक्रीज होते जा रहा है, तुम क्या देख रहे हो कि तुम्हें जो यूटिलिटी मिल रहा है वो क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। सो कभी भी ये टेबल ड्रॉ कर रहे हो, ये चीज़ याद रखना कि यूनिट्स बढ़ने चाहिए, यूटिलिटी कम होना चाहिए। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही नंबर का यूज़ करो, तुम दूसरे नंबर का भी यूज़ कर सकते हो। टारगेट या इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि बिहेवियर कम होना चाहिए, वैसा वाला बिहेवियर बताना, क्योंकि रियलिटी में ऐसे ही होता है। वही चीज़ हम बता सकते, हम कभी ऐसा नहीं कर सकते 1 पे 10 और 2 पे 20 बताए। अगर ऐसा बताते तो वो रॉन्ग बिहेवियर। असली में जो होता है वही चीज़ों को हमें बताना। सो फर्स्ट पे यू आर गेटिंग 10, सेकेंड पे यू आर गेटिंग 8, थर्ड पे यू आर गेटिंग 6, फोर्थ पे यू आर गेटिंग 4, 5 पे 2, 6 पे 0 एंड 7 पे -2। अभी ये टेबल को हम डिटेल में गो थ्रू करते हैं। ऐसा सोचो कि तुम थर्ड कमोडिटी कंज्यूम कर रहे थे और तुम्हें यूटिलिटी मिलता था 6। अभी थर्ड से तुमने फोर्थ कंज्यूम किया, मीन्स तुम्हें क्या देखने मिला कि तुम यूनिट्स को बढ़ाया, तो यूटिलिटी 6 से 4 हो गया, जिससे तुम्हें पता चला यूटिलिटी कम हो गया। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, जैसे यूनिट्स बढ़ जाता है यूटिलिटी कम होता है। मीन्स अपना फर्स्ट पॉइंट प्रूफ हो रहा है टेबल्स।
और तुम और आगे देखोगे तो भी तुम्हें वही दिखाई देगा। एज वी इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ यूनिट, मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग। अभी ऐसा सोचो, यू आर कंज्यूमिंग 5th यूनिट, तुम 5 यूनिट पे कंज्यूम कर रहे थे एंड यू आर गेटिंग 2 यूटिलिटी। तुम 5th यूनिट कंज्यूम कर रहे थे और तुम्हें कितनी यूटिलिटी मिल रही थी? 2। लेकिन अगर 5th कंज्यूम करने की जगह पर सामने वाले ने तुम्हें सिर्फ 4 ही दिया, मीन्स कम दिया, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 से 4, मतलब यूनिट्स को मैंने देखा कि कम किया। यूटिलिटी जो तुम्हें पहले 2 मिलती थी अभी वो 4 मिल रही है, तो तुम्हें यहाँ पर क्या देखने मिल रहा है कि तुम्हारी यूटिलिटी बढ़ सकती है। कभी भी किसी का यूनिट कम होगा तो यूटिलिटी ज़्यादा होगी, और कभी भी किसी यूनिट ज़्यादा मिलेगा तो यूटिलिटी क्या होगी? कम होगी। दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू प्रूव विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। So utility schedule is nothing but a table which represents units of commodity and marginal utility. Over there they plot the numbers and information that they get from a person, और वो information के basis पर they are trying to say as the units of commodity increases marginal utility diminishes, as the units of commodity decreases marginal utility increases, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वर्स रिलेशनशिप। सो हमें ये टेबल से वही बात प्रूव करके मिल रही है जो हम लोगों ने लॉ में पढ़ी, और इसीलिए ये टेबल का यूज किया जा रहा है। सो यूटिलिटी स्केड्यूल वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। लास्ट है यूटिलिटी कर्व। कर्व में भी हमें यही वेरीफाई करना है कि जो अल्फ्रेड मार्शल कहते थे वो राइट है कि। सो लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट पार्ट, दैट इज यूटिलिटी कर्व। नाउ टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड यूटिलिटी स्केड्यूल, वी आर मूविंग टुवर्ड्स यूटिलिटी कर्व। अभी ये यूटिलिटी कर्व को ड्रॉ करने के लिए वंस अगेन हम लोग यूज़ किसका करेंगे? स्केड्यूल का। मैंने ये चीज़ पहले भी सिखाई हुई है, लेकिन डिफरेंस क्या था उसके अंदर, मैंने टोटल यूटिलिटी एज वेल एज मार्जिनल यूटिलिटी दोनों चीज़ों को ड्रॉ किया था। यहाँ पर हम लोग सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी को ड्रॉ कर रहे हैं। हमारा फोकस मार्जिनल यूटिलिटी पे ही है, बिकॉज ये लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वी आर नॉट गोइंग टू फोकस ऑन टोटल यूटिलिटी। हमारे पास यूनिट्स की इंफॉर्मेशन है, मार्जिनल यूटिलिटी की भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने एक डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ड्रॉ किया। वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस में हम लोग क्या बताएंगे? मार्जिनल यूटिलिटी, कीप दैट इन माइंड। वाई एक्सिस पे क्या आएगा? मार्जिनल यूटिलिटी, एंड एक्स एक्सिस पे इट विल बी यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। सो उसके लिए मैंने पहले से ही नंबर को प्लॉट करके रखा हुआ है। तुम इसको अपने हिसाब से प्लॉट कर सकते हो, जैसे कि फर्स्ट को 2, 4, 6, 8, 10 एक एक लाइन ड्रॉ करके, या फिर तुम चाहो तो 2-2 का गैप भी रख सकते हो। और ये नीचे वाला जो है वो 1 सेंटीमीटर का गैप हो सकता है, इट कैन बी 0.5, लेकिन पूरा गैप होगा वो कांस्टेंट। और मैंने पहले भी बताया था, वापस अभी बता रहा हूँ, यू वोंट बी प्रोवाइडेड विद ग्राफ पेपर। तुम्हें विदाउट ग्राफ पेपर नॉर्मल बुक में ही इसको ड्रॉ करना। सो यूनिट्स ऑफ कमोडिटी मेरे एक्स कोऑर्डिनेट है और मार्जिनल यूटिलिटी मेरे वाई कोऑर्डिनेट है। सो 1 पे आई एम गेटिंग हाउ मच? 10। सो मैंने 1 पे फर्स्ट ऑफ ऑल द पॉइंट प्लॉट किया, दैट वाज 10 यूटिलिटी। सेकेंड पे आई एम गेटिंग 8, तो सेकेंड पे 8 है तो मैंने प्लॉट किया 8। थर्ड पे आई एम गेटिंग 6, सो थर्ड पे 6। फिर फोर्थ पे 4, फोर्थ कमोडिटी पे आई एम गेटिंग 4 यूटिलिटी। फिफ्थ पे आई एम गेटिंग 2। सिक्स पे इफ यू आर नोटिसिंग आई एम गेटिंग 0, एंड लास्ट में 7 पे -2। तो -2 मीन्स मैंने उसको नीचे बताया हुआ है, बिकॉज स्कूल लेवल में सीखा होगा पॉजिटिव नंबर अबाउ द एक्सेस होते हैं और नेगेटिव नंबर बिलो द एक्सेस है। सो मैंने ये सारे पॉइंट को प्लॉट किया। अभी मैं ये सारे पॉइंट को कनेक्ट करता हूँ। इफ आई एम ज्वाइनिंग ऑल दिस पॉइंट, तुम लोग स्केल से ज्वाइन कर सकते हो, यू आर गेटिंग अ कर्व, और ये कर्व को इन्होंने नाम दिया हुआ मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, बिकॉज हम सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी को प्लॉट कर रहे, वी आर नॉट प्लॉटिंग राइट नाउ ओवर हियर टोटल यूटिलिटी। सो मैंने ये कर्व को ड्रॉ किया। अभी यही कर्व का एनालिसिस कर रहे हैं। जैसे मैंने टेबल का एनालिसिस किया था कि यूनिट्स बढ़ने पे देखो टेबल में क्या दिख रहा है, और यूनिट्स कम होने पे भी देखो टेबल में क्या दिख रहा है, वही तरीके से हमको डायग्रामेटिकली एनालिसिस करना है। मैंने ये चीज़ को यूज़ किया और उसके बेस पे ग्राफ ड्रॉ कर लिया। इधर भी तुम वही चीज़ को देख रहे हो, देखो 1 पे यू आर गेटिंग 10, जैसे यू आर कंज्यूमिंग मोर 2, 3, ये कम होते जा रहा है। मीन्स वो बात जो टेबल प्रूफ कर रहा था
यूनिट्स इंक्रीज होने पे यूटिलिटी कम होना एंड यूनिट्स कम होने पे यूटिलिटी बढ़ना, ये चीज़ मुझे डायग्रामेटिकली भी दिखाई दे रही है। और इसीलिए ये चीज़ जो तुम्हें दिखाई दे रही है ना, उसको मैंने यहाँ पे अपना फर्स्ट पॉइंट बताया। MU कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और ये डाउनवर्ड स्लोप क्यों कर रहा है? तो ऑलवेज कीप इन माइंड देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप between units of commodity and marginal utility. So they are writing over here कि marginal utility curve slopes downward from left to right. इनवर्स रिलेशनशिप है जो मैं यहाँ पे प्रूव कर रहा हूँ। और एक बात याद रखना, इकोनॉमिक्स के अंदर कोई भी चीज़ का रिलेशन इनवर्स होता है ना, तो तुम उसका डायग्राम ड्रॉ करोगे तो तुम्हें यूटिलिटी कर्व हो या कोई दूसरा कर्व डाउनवर्ड ही मिलेगा। सो फर्स्ट पॉइंट, MU कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। व्हाई? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट? मार्जिनल यूटिलिटी एंड यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। सेकेंड, ऐसा होते होते वो जीरो को टच करता है, जैसे कि वो 6th यूनिट पे तुम देखो जीरो हो रहा है। ये जहां पर वो जीरो होता है उसको ये लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, बिकॉज ये वो पॉइंट है जहां पे कंज्यूमर पूरी तरह सेटिस्फाई हो चुका है, इसीलिए उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो पहली इंफॉर्मेशन क्या मिली? वो डाउनवर्ड स्लोप करता है। और तुम्हें पूछेगा क्यों? बिकॉज रिलेशन इनवर्स है किसके बीच? यूनिट्स और मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरी इंफॉर्मेशन मिली कि एक टाइम पे वो जीरो पहुंच जाता है, और जब भी जीरो पहुंचता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। और अगर तुम ज्यादा कंज्यूम करोगे तो नेगेटिव हो रहा है क्या? मार्जिनल यूटिलिटी। मैंने लिखा फर्दर कंजम्पशन MU इज इक्वल टू नेगेटिव, जिसको हम लोग इकोनॉमिक्स में बोलते हैं डिसयूटिलिटी। और ये डिसयूटिलिटी वाले एलिमेंट को शेड कर दो सो तुम उसको बता सको कि यहाँ पर तुम्हें डिसयूटिलिटी मिल रही है। सो मैंने जो टेबल ड्रॉ किया था उसी के दम पे डायग्राम ड्रॉ किया। डायग्राम में मुझे 3 इन्फॉर्मेशन मिली। मुझे पता चला कि ह्यूमन बीइंग को जैसे ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे तो उसका यूटिलिटी कम होगा। दूसरी इन्फॉर्मेशन मिली कि एक टाइम आएगा जहाँ पर वो बोलेगा कि मैं सेटिस्फाई हो चुका हूँ, दैट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। और तीसरी बात मुझे ये पता चली कि उसके बाद भी अगर मैं उसको यूनिट्स ऑफर करता हूँ तो वो बोलेगा अभी मुझे सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन मिलेगा। सो ये तीन इंफॉर्मेशन डायग्रामेटिकली मुझे सीखने मिली, इसीलिए हम लोग डायग्राम का और टेबल का यूज करते हैं। और टेबल की बात करूँ या डायग्राम की बात करूँ, दोनों के अंदर मुझे अल्फ्रेड मार्शल ने जो बोला था वो पॉइंट प्रूफ होते हुए दिखाई दे रहा है कि यूनिट्स बढ़ने पे यूटिलिटी कम होती है और यूनिट्स कम होने पे यूटिलिटी बढ़ती है। सो टोटल मैंने 6 स्टेप्स बताए। पहले लॉ किसने एक्सप्लेन किया? तो आई एक्सप्लेन यू, लॉ वाज गिवन बाय और प्रपोज बाय प्रोफेसर गॉसन, लेकिन डिटेल में बताया था अल्फ्रेड मार्शल ने। बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, पब्लिश इन ईयर 1890। फिर मैंने तुम्हें उसी के अंदर बताया यूनिवर्सल है, एक कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर है। फिर मैंने तुम्हें स्टेटमेंट एक्सप्लेन किया जिसके अंदर उन्होंने लिखा था कि जो पर्सन को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है एक्स्ट्रा कंज्यूम करने पे वो कम होते जाएगा। कितना कम होगा? जितना उसके पास पहला था उससे कम होगा। वर्ड्स यूज किए थे द एडिशनल बेनिफिट which a person derives from an increase in the stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has। उसी चीज़ को हम लोग ने सिंपल लैंग्वेज में समझा जिसको बोलते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन के अंदर हम लोगों ने देखा कि लिखा हुआ है मार्जिनल यूटिलिटी जो कंज्यूमर को मिलता है वो डिमिनिश होगा अगर सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम होगा। फिर 4th पॉइंट मैंने बताया दैट इज अजम्पशन। अजम्पशन में स्पेसिफाई किया कि देयर आर सर्टेन कंडीशंस, कुछ शर्त है तभी ये लॉ प्रूफ होगा। अगर ये शर्त पूरी नहीं हुई तो लॉ प्रूफ होते हुए दिखाई नहीं देगा। उसके अंदर फर्स्ट वॉज रैशनैलिटी, सेकेंड वॉज कार्डिनल मेजरमेंट, थर्ड वॉज होमोजेनिटी, फोर्थ वॉज कंटिन्यूटी, फिफ्थ वॉज कॉन्स्टेंसी, सिक्स्थ वॉज रीजनेबिलिटी, सेवेंथ वॉज कॉन्स्टेंसी एंड एथ वॉज डिविजिबिलिटी। सो मैंने टोटल 8 कंडीशंस तुम्हें बताए, वो कंडीशन फुलफिल होते हैं तो ही लॉ प्रूफ होते हुए दिखाई देता है। फिर लॉ को एट दी एंड प्रूव करने के लिए वी हैव यूज टेबल। टेबल में हमें वो बात पता चली जो लॉ में एक्सप्लेन की गई थी और अभी हम लोगों ने डायग्रामेटिकली स्टडी किया तभी भी हमें पता चला और हमें 3 इन्फॉर्मेशन मिली। ये सब कुछ तुम्हें लिखना होता है जब भी तुम लॉ ऑफ डीएमयू लिखते हो। ये 6 के 6 स्टेप तुम लोग लिखोगे तो तुम्हारा लॉ कंप्लीट होगा। नाउ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ लॉ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्सेप्शन। अभी एक्सेप्शन क्या होता है, लेट्स स्टार्ट विद दैट।